Starting with chapter number 2, unit number 1, theory of demand. It's law of demand and elasticity of demand. The first thing that we start in this chapter is difference between demand and quantity demanded. Demand refers to quantities of a commodity or service that a consumer is able and willing to purchase at different possible prices during a given period of time. And quantity demanded, on the other hand, is quantity of a commodity or service that a consumer is able and willing to purchase at a particular price during a given period of time. डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो बेसिक डिफरेंस है वो है डिमांड अलग अलग क्वांटिटीज और अलग अलग प्राइसेस की बात करती है, वेयर एज क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करती है। दोनों ही क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम कवर कर रहे हैं, दैट इज वाई डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड बोथ आर फ्लो कॉन्सेप्ट्स। ओके, देन वी स्टार्टेड विद डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल नाम से क्लियर हो रहा है, टेबल जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशन बता रही है वो डिमांड शेड्यूल है। और वही ग्राफ अगर हमने शेड्यूल से बना लिया है तो उसे डिमांड कर्व कहा जाएगा। ग्राफ शोइंग रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज डिमांड कर्व। जैसे जैसे यहाँ पे अपन प्राइस बढ़ते हुए देख रहे हैं 3, 6, 9, 12, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। कितने से कम होगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन प्राइस बढ़ने पे जनरली क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए जो डिमांड कर्व बन रहा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। अगर डिमांड कर्व की बात करें तो प्राइस लेंगे हम वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे हम ऑन एक्स एक्सिस। Now coming on to factors affecting demand, this is something important. Factors affecting demand मतलब ऐसी सारी चीजें जो आपकी डिमांड पे असर डाल रही है। याद ये रखना है, जब एक फैक्टर पढ़ा जाएगा तो बाकी सारे फैक्टर्स को अज्यूम किया जाएगा एज कांस्टेंट। All other factors are assumed to be constant. पेट्रिस पेरिबस। ओके, जब एक फैक्टर पढ़ेंगे तो हम बाकी सबको कांस्टेंट रख देंगे, नहीं तो हम रिलेशन ही डिराइव नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। और वहीं अगर प्राइस कम होती है तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में होता है उल्टा रिलेशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सेकेंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ऐसे सारे गुड्स जहाँ पे एक की प्राइस में फर्क आ रहा है उसकी वजह से दूसरे की डिमांड पे असर पड़ता है। मतलब तुम्हारे गुड का प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रहा है, किसी और गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, इसकी वजह से तुम्हारी डिमांड चेंज हो रही है, तो दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब दो तरह के रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड या फिर ऑल्टरनेट गुड। ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बदले में यूज किए जा सकते हैं वो सब्स्टिट्यूट है। टी, कॉफी, स्पोर्ट शूज या फिर फॉर्मल शूज, टी शर्ट, शर्ट, ये सारे सब्स्टिट्यूट है। फैंटा एंड मिरिंडा आर ऑल सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई, प्राइस ऑफ वाई मतलब सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई, फैंटा महंगी हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में मिरिंडा की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग फैंटा की जगह मिरिंडा पे शिफ्ट हो जाएंगे। और वहीं अगर फैंटा सस्ती हो गई है तो लोग वापस से फैंटा पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसलिए मिरिंडा गुड एक्स की डिमांड हो जाएगी कम। एंड सब्स्टिट्यूट की प्राइस और आपके गुड की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। सेकेंड काइंड ऑफ गुड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ऐसे सारे गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका एक और नाम हो सकता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज जॉइंट गुड्स। ब्रेड एंड बटर, शूज एंड सॉक्स, कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर आर ऑल जॉइंट गुड्स। ओके, अगर प्राइस बढ़ जाती है ब्रेड की, गुड बाय इज ब्रेड फॉर अस, अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ जाएगी तो बटर की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ेगा, बटर की क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी कम, क्योंकि ब्रेड अब लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए बटर भी कम कंज्यूम होगा। वहीं अगर ब्रेड सस्ती हो जाती है, अगर ब्रेड सस्ती हो जाएगी तो बटर की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ेगा, ब्रेड सस्ती होगी तो ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी एंड दैट इज वाई बटर की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। तो ब्रेड की और ब्रेड की प्राइस और बटर की क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टा रिलेशन चल रहा है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड प्राइस ऑफ डिमांड फॉर आर गुड। तीसरा फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर दो गुड्स के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब की गई है। सबसे पहला है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो रीजनेबल क्वालिटी के होते हैं, जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं। अगर नॉर्मल गुड की डिमांड की बात करें तो जितनी जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ती जाएगी ना, तुम नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाओगे। ओके, तो हायर द इनकम मोर विल बी द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स,
एंड लोअर द इनकम लेस विल बी द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। वही दूसरे तरह के गुड्स है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो जनरली होते हैं ऑफ लो क्वालिटी, सेकेंड हैंड गुड्स या फिर लो क्वालिटी की राइस, व्हीट, ये सारे इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स के केस में जितना ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा, आप इंफीरियर गुड्स का डिमांड उतना कम करते जाओगे और आप नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करते जाओगे। तो हायर द इनकम लोअर इज द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, लोअर द इनकम मोर इज द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। कैसा रिलेशन चल रहा है? There is an inverse relation between the two. Okay. Now coming on to next, taste and preference. अगर taste and preference किसी भी commodity के favor में है, if it is in favor of the commodity, तो फिर quantity demanded बढ़ जाएगी। लेकिन अगर taste and preference is against the commodity, तो quantity demanded कम हो जाएगी। कैसा relation चलेगा? There will be a positive relation between taste and preference for a commodity and demand. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन। ये सबसे आसान फैक्टर है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कम पॉपुलेशन होगी तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। ओके, इंडिया इज अ वेरी गुड ल्यूक्रेटिव मार्केट फॉर सो मेनी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स है। ओके, मोर द पॉपुलेशन मोर द डिमांड। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कैसे आपकी इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उससे भी डिसाइड होता है कि कैसी डिमांड रहेगी। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इन केस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड हो जाएगी कम। तो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, उतना आपको महंगा लोन मिल रहा है, उतना आपको महंगे गुड्स मिल रहे हैं। तो हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर विल बी द डिमांड। लेकिन जितना आप इंटरेस्ट रेट गिरा दोगे, उतना ही डिमांड बढ़ जाएगी। अगर 0% इंटरेस्ट पे ईएमआई बेसिस पे कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदने को मिलता है, तो डेफिनेटली उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो लोअर द इंटरेस्ट हायर इज द डिमांड। नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटी। अगर क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट मतलब उधार, अगर क्रेडिट अवेलेबल होती है तो जनरली डिमांड बढ़ जाती है, और अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड कम हो जाती है। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन अगेन बिटवीन credit facility and demand for a commodity. The last thing is future expectations. Future prices की क्या उम्मीद की जा रही है by consumers. अगर फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, तो फिर इन दैट सिचुएशन डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाली है, तो आज की तारीख की डिमांड हो जाएगी कम। ध्यान रखना ये है कि कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन फ्यूचर प्राइसेस एंड करंट डिमांड। अगर पेट्रोल के रेट कल से बढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली करंट में डिमांड हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि लोग आज ही पेट्रोल का टैंक फुल करवा लेंगे, राइट? तो पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन फ्यूचर प्राइसेस एंड करंट डिमांड। नाउ कमिंग ऑन टू 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ये सारे फैक्टर्स तो हो चुके हैं। अब 3 इफेक्ट्स मैंने बताए थे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंडवेगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलिन इफेक्ट। अगर तुम्हारे नेबरहुड में कोई नया टीवी आया है और वो देख के तुम भी सेटिस्फाइड हो एंड यू आल्सो वांट टू परचेज द सेम टीवी, तो ये क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, डेमो इफेक्ट। कोई दूसरा उसे यूज कर रहा है, तुमने देखा, तुम्हें भी ठीक लगा, इसलिए तुम उसे खरीद रहे हो, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वेगन इफेक्ट। इसका ऑपोजिट आंसर से स्नॉब इफेक्ट। कोई चीज इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि अब तुम उसे खरीदना नहीं चाहते हो। से फॉर एग्जाम्पल कोई कार है जो बहुत कॉमन हो गई है यार, मतलब हर तीसरे चौथे पर्सन के पास सेम कार दिख रही है तुम्हें। तो इन दैट सिचुएशन, इफ यू डोंट वांट टू परचेज द सेम कार बिकॉज इट हैज बिकम रियली वेरी कॉमन, तो वो कहलाता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में आप कोई चीज नहीं खरीद रहे हो बिकॉज वो बहुत कॉमन हो चुकी है। और तीसरा है वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट क्या होता है? जब आप केवल हाई प्राइस गुड ही खरीदते हो, यू परचेज एक्सट्रीमली हाई प्राइस गुड, तो ऐसे इफेक्ट को कहा जाता है, इट इज वेबलिन इफेक्ट। ओके, these are the 3 effects. Now coming on to the next thing, that was law of demand. Law of demand कहता है other things remaining constant, there is an inverse relation between price and quantity demanded. ध्यान ये रखना है
कि अदर थिंग्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इज द टर्मिनोलॉजी, इट्स नॉट डिमांड हियर, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है? उल्टा रिलेशन चल रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द रैशनल रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या लॉजिक है बिहाइंड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का उल्टा रिलेशन? ठीक है, सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब तीन पॉइंट्स जो है ना वो ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट्स हैं और वो दिए गए हैं बाय एल्फ्रेड मार्शल। और बचे हुए दो पॉइंट्स जो हैं वो मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट्स हैं एंड दीज आर गिवन बाय हिक्स एंड एलन। ओके, हर पॉइंट में केवल ये बताया जा रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में आखिर उल्टा रिलेशन है क्यों। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होते जाता है कम। तो अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस अगर बढ़ेगी तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा कम और इसीलिए डिमांड हो जाएगी कम। ठीक है, नेक्स्ट है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स मतलब जैसे ही किसी चीज की प्राइस हो जाती है कम, प्राइस अगर कम हो गई तो नए कंज्यूमर्स अराइव होंगे। न्यू कंज्यूमर्स अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड फिर से बढ़ेगी। दूसरा कारण जिसकी वजह से प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन चल रहा है। थर्ड वन इज डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो हम नंबर ऑफ यूजर्स क्या कर देंगे? नंबर ऑफ यूजर्स हो जाएंगे कम और इसीलिए ओवरऑल डिमांड हो जाएगी कम। इसमें मैंने एग्जांपल लिया था ऑफ मिल्क। जैसे ही मिल्क की प्राइस बढ़ेगी हम शायद उसके नंबर ऑफ यूजर्स कट डाउन कर देंगे और अगर कट डाउन कर देंगे तो ऐसी सिचुएशन में उसकी ओवरऑल डिमांड भी कम हो जाएगी। अब ये तीन पॉइंट्स तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं, दो पॉइंट्स दिए हैं हिक्स और एलन ने। हिक्स एंड एलन ने जो पहला पॉइंट देके रखा है वो है इनकम इफेक्ट। यहाँ पे इनकम इफेक्ट का मतलब है परचेजिंग पावर इफेक्ट या फिर रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट या परचेजिंग पावर इफेक्ट यानी क्या? ऐसा सिचुएशन जहां पे प्राइस अगर बढ़ेगी तो आपकी रियल इनकम हो जाएगी कम। रियल इनकम का मतलब ही है खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर। अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उससे रिलेटेड परचेजिंग पावर डेफिनेटली हो जाएगी कम। और अगर रियल इनकम या परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो डेफिनेटली डिमांड भी कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो मैंने डिस्कस किया था इन क्लास कि बताओ प्राइस बढ़ने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए रियल इनकम राइजेस, ऑप्शन बी रियल इनकम फॉल्स, ऑप्शन सी रियल इनकम पे कोई चेंज नहीं होगा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ लिसन, द करेक्ट आंसर इज जब भी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी रियल इनकम यानी कि परचेजिंग पावर हो जाएगी कम। तो करेक्ट ऑप्शन टू इट इज ऑप्शन बी। इनकम इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आखिरी है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हिक्स एंड एलन ने कहा है कि अगर प्राइस बढ़ जाती है गुड एक्स की तो फिर कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा गुड वाई पे और डिमांड बढ़ जाएगी गुड बाय की। मतलब फैंटा अगर महंगी हो जाती है तो कस्टमर मिरिंडा पे शिफ्ट होगा और इसलिए मिरिंडा की डिमांड बढ़ेगी। और क्योंकि मिरिंडा की डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड फॉर गुड एक्स वापस से हो जाएगी कम। ओके तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में भी हमारे गुड की प्राइस और हमारे गुड की डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन चल रहा है। ये सारे पॉइंट्स फाइनली यही बता रहे हैं कि क्यों प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन है। इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट। ये एक इक्वेशन है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्राइस इफेक्ट। अब इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे इफ यू कैन रिकॉल एक और क्वेश्चन आ चुका है इन योर एग्जाम। मैंने तुम्हें एक छोटी सी टेबल बनवाई थी जस्ट फॉर दी टू मेक इट इजी यू नो। दो इफेक्ट्स है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड ओवरऑल टोटल इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट। ओके तो अगर तुम देखोगे तीन तरह के गुड्स होते हैं। पहला है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में
अगर प्राइस बढ़ी तो लोग सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसलिए डिमांड कम हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव है। और इंफीरियर गुड्स के सॉरी इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। अगर प्राइस बढ़ती है आपके गुड की तो आप इमीडिएटली बिकॉज परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो आपका उस गुड का डिमांड कम हो जाएगा। तो ओवरऑल प्राइस से रिलेटेड इफेक्ट अगर देखोगे तो प्राइस से नेगेटिव रिलेशन होता है नॉर्मल गुड का। फिर हमने दूसरी कैटेगरी देखी थी, दैट वाज इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड वो गुड है जो लो क्वालिटी के हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इसमें भी नेगेटिव ही था, क्योंकि जब भी ये गुड्स महंगे होंगे तो लोग दूसरे सब्स्टिट्यूट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इनकम इफेक्ट इसमें होता है पॉजिटिव। ओवरऑल इफेक्ट हालांकि नेगेटिव आता है बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। फाइनली तीसरा हमने देखा था गिफन गुड्स। गिफन गुड्स अभी आगे आने वाले हैं। गिफन गुड्स एक तरह के इंफीरियर गुड्स हैं जिनका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। ये एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन इनकम इफेक्ट इसमें है पॉजिटिव। लेकिन इसका टोटल इम्पैक्ट पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि इसमें इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये टेबल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग दैट टेबल। ओके, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा? ओके, द फर्स्ट वन इज कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स या वेबलन गुड्स, स्नॉब गुड्स या प्रेस्टिजियस गुड्स या फिर आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। हाँ, ये सारे कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स के पर्यायवाची हैं, क्योंकि ये गुड्स प्रोफेसर वेबलन ने दिए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा वेबलन गुड्स। ये सारे पर्यायवाची तुम्हें याद होने चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स ऐसे सारे गुड्स हैं जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव गुड्स है। तो अल्टीमेटली इनकी प्राइस कितनी ही बढ़ जाए, क्योंकि ये ज्यादा प्राइस के होते हैं, इनको खरीदने वाले लोग हैं हाईली रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी, इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, इफ दे आर हाईली प्राइस देन ओनली दे विल बी डिमांडेड, क्योंकि ये गुड स्टेटस सिंबल का काम करते हैं, आपको बाकी लोगों से अलग बताते हैं। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वर गिवन बाय प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन, और इसलिए इनका नाम पड़ा गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो है इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है विथ प्राइस और नेगेटिव रिलेशन होता है विथ इनकम। क्योंकि ये एक तरह के इंफीरियर गुड्स हैं, तो डेफिनेटली इनका इनकम के साथ तो उल्टा रिलेशन ही होगा। इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन इनका प्राइस के साथ होता है पॉजिटिव रिलेशन। इसका छोटा सा टेबल अभी हमने ऊपर बनाया। तो दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशन विथ प्राइस। फाइन। गिवन गुड्स, ऑल गिवन गुड्स आर inferior goods, लेकिन all inferior goods are not giffen goods. ओके, गिफन गुड्स के डिमांड कर्व की बात करें तो गिफन गुड्स का डिमांड कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड एक्सेप्शन, दैट इज नेसेसिटीज। नेसेसिटीज वो सारी चीजें हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। ओके, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो ये गुड्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस कितनी ही बढ़ जाए, इनकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ पाता। देन नेक्स्ट इज कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज ऐसी चीजें हैं जो ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल इनके बिना नहीं हो सकता, लेकिन हमने इन्हें इतना ज्यादा यूज किया है कि वो हमारी जरूरत बन चुकी है। तो ऑल दोज गुड्स दैट हैज बिकम क्लोज टू नेसेसिटी, अगेन इनका प्राइस कितना ही ऊपर नीचे हो जाए इनकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ेगी तो करंट डिमांड कम हो जाएगी, सॉरी करंट डिमांड बढ़ जाएगी। बेटा ये तो हमने फैक्टर पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब ये इन लोगों ने एक्सेप्शन में दे दिया है, लेकिन ऑल्दो इट इज जस्ट अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, नॉट एन एक्सेप्शन। ओके, लैक ऑफ रैशनैलिटी। कितनी बार अगर आपको आइडिया नहीं है किसी चीज का, नॉलेज नहीं है, तो आप गलती कर देते हो, आप ज्यादा प्राइस पे ज्यादा डिमांड कर लेते हो। तो इफ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट अ प्रोडक्ट, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा प्राइस पे भी ज्यादा बाइंग हो जाती है। एंड फाइनली स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स मतलब जिनमें सट्टा हो सकता है। सिंपल शब्दों में गोल्ड, सिल्वर, शेयर मार्केट आर ऑल दोज गुड्स, यू नो, शेयर्स सॉरी, आर ऑल दोज गुड्स जिसपे आप अनुमान बेसिस पर काम कर रहे हो। ठीक है, जस्ट यू आर वर्किंग ऑन एस्टिमेशन। ऐसे गुड्स वो होते हैं यार बेटा, इनकी प्राइस बढ़ती है
तो इनकी डिमांड कम होने के बजाय और बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है और बढ़ेगी प्राइस, और बढ़ेगी। और इनकी प्राइस अगर कम होती है तो लोग अपने एग्जिस्टिंग चीजें भी सेल करना शुरू करते हैं। आइडियली रिवर्स होना चाहिए, लेकिन स्पेकुलेटिव गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस बढ़ने पे इनका डिमांड और बढ़ जाता है, और प्राइस कम होने पे डिमांड और कम हो जाता है। ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी से रिलेटेड टॉपिक है एक और, दैट इज चेंज इन डिमांड। जब प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है, तो उसे बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है एक्सेप्ट प्राइस, तो उसे बोला जाता है चेंज इन डिमांड। ठीक है, व्हेन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस डिमांड चेंजेस, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसकी दो कैटेगरी हो सकती है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। Your module is making superb questions out of these two topics. Okay, very important ones. इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, याद रखना ये शब्द जो यूज हुआ है वो है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन एक और चीज याद करना कि इसका पर्यायवाची क्या है। इसका पर्यायवाची है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब एक्सटेंशन के साथ शब्द आ रहा है तो डिमांड यूज कर रहे हैं लोग। और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का पर्यायवाची है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगेन कंट्रैक्शन के साथ जो टर्म यूज हो रहा है वो डिमांड है, वो क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है। ओके, नाउ एक्सटेंशन इन डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि प्राइस क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम सप्लाई भी पढ़ेंगे, तो इन दैट सिचुएशन जिस डायरेक्शन में प्राइस जाती है उस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है अलोंग द डिमांड कर्व। इन विच एवर डायरेक्शन प्राइस मूव्स, उस डायरेक्शन में डिमांड कर्व पर मूवमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि प्राइस फॉल हो रही है तो कैसा मूवमेंट होगा डिमांड कर्व में? देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और क्योंकि यहाँ पे जब कंट्रैक्शन होता है डिमांड का, तो कंट्रैक्शन के टाइम क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। क्वांटिटी डिमांडेड क्यों कम हो रही होगी? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। ओके, और प्राइस बढ़ने का क्या कारण होगा? प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, सॉरी, इट विल रिजल्ट इनटू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कम हो रही है, इधर से इधर चले गए तो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, और प्राइस बढ़ रही है तो देयर विल बी एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और इसका दूसरा पोर्शन है दैट इज चेंज इन डिमांड। जब प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है तो उसे बोला जाता है चेंज इन डिमांड। दो तरह का हो सकता है बेटा, यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है दैट इज नॉट क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डिमांड। इंक्रीज के साथ जो शब्द यूज हुआ है वो है डिमांड। तो देयर आर टू कैटेगरीज, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ गई है ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, और डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड कम हो गई है ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। अब डिमांड क्यों बढ़ी होगी? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट क्योंकि बढ़ गए होंगे। जब सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे गुड का डिमांड बढ़ेगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो जाएगी तो हमारे गुड का डिमांड बढ़ जाएगा। जब इनकम बढ़ेगी, जनरली हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं इसलिए इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज इन फेवर ऑफ द कमोडिटी तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। फ्यूचर में यू आर एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस, फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी तो हम आज की तारीख की डिमांड बढ़ा देंगे। देन पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो डिमांड बढ़ जाएगी वापस से। लोअर द इंटरेस्ट रेट्स हायर विल बी द डिमांड। क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है, उधार पे मिल जाती है चीजें, तो फिर से डिमांड बढ़ जाएगी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड कम कब हो जाएगी? जब सब्सटीट्यूट के रेट गिर गए हैं तो हमारे गुड का डिमांड गिरेगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा हो गया है तो भी हमारे गुड का डिमांड बढ़ेगा, सॉरी डिमांड गिरेगा। व्हेन देयर इज अ फॉल इन इनकम, इनकम अगर घट जाती है, ठीक है, तो फिर हमारे गुड का डिमांड कम हो जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज अगेंस्ट द कमोडिटी, तो भी डिमांड कम हो जाती है।
फ्यूचर में इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल, तो आज की तारीख में डिमांड हो जाएगी कम, क्योंकि हम फ्यूचर में खरीदना पसंद करेंगे। फिर इफ देयर इज अ फॉल इन पॉपुलेशन, जितना कम पॉपुलेशन उतना डिमांड कम हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो बहुत सारे लोग तो अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे हैं चीजें, इसलिए ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मतलब उतना ज्यादा तुम्हें चुकाना पड़ रहा है, प्रोड्यूसर को देना पड़ रहा है इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, तो तुमको गुड महंगा पड़ेगा एंड इसलिए डिमांड कम हो जाएगी। और अगर क्रेडिट कम अवेलेबल है, लेस क्रेडिट इज अवेलेबल, अगर उधार नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिमांड हो जाएगा कम। फाइन। इंक्रीज इन डिमांड की वजह से कैसा शिफ्टिंग होगा इन डिमांड कर्व? इट विल रिजल्ट इन टू राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, और डिक्रीज इन डिमांड की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा ऑफ डिमांड कर्व। ध्यान रखना, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आने की वजह से केवल मूवमेंट होता है, लेकिन अगर प्राइस चेंज नहीं हो रही है, दूसरे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से डिमांड आगे पीछे हो रही है, तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व या तो आगे हो जाएगा या फिर पीछे हो जाएगा। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेटा अभी तक ये चैप्टर तुम्हें बता रहा था कि क्या चेंज आएगा। अब इस यूनिट में विल स्टडी कि कितना चेंज आएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या percentage change in any of the factor affecting demand. It can be price, it can be income, it can be advertisement expenditure, it can be price of related goods. So degree of responsiveness of quantity demanded to change with any of the factors affecting demand. Okay, अगर आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब चार तरह की इलास्टिसिटी पढ़नी है हमको, प्राइस, इनकम, क्रॉस और एडवर्टाइजमेंट। प्राइस इलास्टिसिटी में वी हैव टू गो थ्रू 5 डिग्री, 4 मेथड, 9 फैक्टर्स। ओके, देन इनकम इलास्टिसिटी में 5 डिग्रीज, 2 मेथड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी में 4 डिग्रीज, 2 मेथड्स, एंड एडवर्टाइजमेंट में भी 4 डिग्रीज एंड 2 मेथड्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट। बेटा सबसे पहली इलास्टिसिटी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सबसे पहला डिग्री स्टार्ट कर रहे हैं हम, 5 डिग्री पढ़नी है हमको ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। सबसे पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाम से ही गैस हो पा रहा है, परफेक्टली इलास्टिक। हम इलास्टिक कब बोलते हैं डिमांड को? जब वो जल्दी चेंज होती है, और इन इलास्टिक कब बोलते हैं? जब धीरे चेंज हो रही है। तो परफेक्टली इलास्टिक कब बोलेंगे? मतलब पूरे टाइम तुम्हारी डिमांड चेंज हो रही है, इवन व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन प्राइस। तो ऐसी सिचुएशन में जो तुम्हारा डिमांड कर्व बनेगा वो बनना चाहिए हॉरिजॉन्टल। ये शेप कहलाता है हॉरिजॉन्टल। प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी डिमांडेड पूरे टाइम चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये ग्राफ, और इसका सिंबल होता है EP इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है विद चेंज इन प्राइस। प्राइस कितनी ही ऊपर नीचे हो, अगर डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है, so that is perfectly in elastic demand. EP का वैल्यू इसमें आता है 0। यहाँ पे देखो प्राइस कितनी ही चेंज हो जाए, डिमांड चेंज नहीं हो रही है, तो ये जो कर्व है वो बन रहा है वर्टिकल या फिर पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, कमिंग ऑन टू थर्ड डिग्री, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब यूनिट का मतलब हमेशा होता है 1। EP का वैल्यू 1 कब आएगा? जब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, तो EP का वैल्यू 1 रहेगा। बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब आपकी प्राइस कम होती है, से फॉर एग्जांपल बाय 10%, तो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। याद ये रखना है कि दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन तो रहेगा ही। प्राइस अगर बढ़ती है या प्राइस घटती है, रिवर्स सिचुएशन है यहाँ पे। प्राइस अगर घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। उल्टा रिलेशन तो रहेगा ही। ओके, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा और इस ग्राफ का शेप कहलाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट,
बाय द वे इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है. इट्स ऑल्सो नोन एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ. Now coming on to next, that is relatively elastic demand या फिर only elastic demand या फिर highly elastic demand. Elastic demand किसे कहेंगे? जब percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. Triangle का मतलब हमेशा change होता है, ठीक है? अगर price कम हुई इतने से, तो demand में इतना बड़ा increase आ गया है. तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस 10% से कम हुई तो डिमांड 20% से बढ़ गई. तो ये कैसी डिमांड है? रिलेटिवली इलास्टिक. डिमांड में ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है. और वही उल्टी सिचुएशन है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में इतना बड़ा चेंज आया, फॉल आया, लेकिन डिमांड इतने से ही बढ़ी, तो उसे कहा जाता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. ये ग्राफ कहलाएगा स्टीपर और फोर्थ वाला कहलाएगा फ्लैटर ग्राफ. ठीक है, ये थी 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. अब बात करते हैं ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. अब मेजरमेंट का पहला तरीका है परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड. परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला है माइनस. माइनस इज अ सिंबल टू शो इनवर्स रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. या फिर इसी को दूसरी तरह से लिख सकते हैं माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में क्यू, जहां पे पी ओरिजिनल प्राइस है, क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी है. जब मैं बोल रही हूँ चेंज इन क्यू, मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी होगा, और चेंज इन पी मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड मेथड, दैट इज आर्क मेथड. आर्क मेथड का दूसरा नाम है मिड पॉइंट मेथड भी. ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हमने ढेर सारे प्रैक्टिस ऑलरेडी किए हुए हैं. ओके, आर्क या मिड पॉइंट मेथड जो होता है, उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है फॉर्मूले में. सेम फॉर्मूला है परसेंटेज जैसा, माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2. दोनों प्राइस ऐड करनी है और डिनोमिनेटर में दोनों क्वांटिटी ऐड करनी है. दैट्स द ओनली चेंज. वहां पे सिर्फ परसेंटेज में ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी आ रहा था, यहाँ पे दोनों प्राइस और दोनों क्वांटिटीज आएगी. बाकी पूरा फॉर्मूला है सेम. पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें बताया था अगर न्यूमेरिकल आता है तो पहले गो फॉर परसेंटेज मेथड. अगर ऑप्शंस मैच ना हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में गो फॉर आर्क मेथड. ओके. अच्छा, अगर ऑप्शन में पॉजिटिव साइन भी दिया हुआ है और नेगेटिव साइन भी दिया हुआ है, तो फिर यू विल प्रेफर द ऑप्शन इलास्टिसिटी का. मतलब तुम्हारा आंसर आ रहा है 1.5 और ऑप्शंस दिए हुए हैं प्लस 1.5 और माइनस 1.5. तुम्हारा मॉड्यूल प्लस 1.5 को ही सिलेक्ट कर रहा है, तो तुम्हें भी प्लस 1.5 को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. मतलब ऑप्शन पॉजिटिव साइन के साथ भी है और नेगेटिव साइन के साथ भी है, तो गो फॉर ऑप्शन विथ पॉजिटिव साइन. ओके, while choosing the answer. Now coming on to the third method, that is टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड. ये मेथड किसने दिया हुआ है? इट्स गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. यहाँ पे प्राइस और टोटल खर्चे को कंपेयर करके हम डिराइव करते हैं कि इलास्टिसिटी की डिग्री कौन सी होगी. अब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकलता इस मेथड से, लेकिन हाँ अपने को डिग्री पता जरूर लग जाती है. अब एल्फ्रेड मार्शल ने केवल 3 ही डिग्रीज की बात करी है, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक और हाईली इन इलास्टिक. फाइन. सबसे पहला रिलेशन देखते हैं यार. अगर प्राइस बढ़े या कम हो लेकिन टोटल खर्चे में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस बढ़े या कम हो लेकिन टोटल खर्चे में कोई चेंज नहीं आया है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा ऐसा तभी हो सकता है जब प्राइस बढ़े तो भी हम अपनी डिमांड उसी प्रपोर्शन से कम कर लें, और प्राइस अगर कम हो तो हम उसी प्रपोर्शन से डिमांड बढ़ा लें, तो ही टोटल खर्चा सेम आ सकता है. तो फिर ऐसी सिचुएशन में ईपी का वैल्यू आएगा 1. सेकेंड सिचुएशन है प्राइस बढ़ी टोटल खर्चा बढ़ गया, प्राइस कम हुई टोटल खर्चा कम हो गया. पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है प्राइस और खर्चे के बीच में. ऐसा कब होता है? प्राइस बढ़ने पे हमारा खर्चा बढ़ गया, प्राइस कम होने पे हमारा खर्चा कम हो गया. ऐसा तब होता है जब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और पॉजिटिव कब होगा यार? जब डिमांड इतनी ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहे हो तुम. अगर डिमांड बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है तो आपकी डिमांड कैसी है? इट इज इन इलास्टिक या फिर
लेस देन 1। फाइनली प्राइस बढ़ गई। प्राइस बढ़ने पे यूं तो खर्चा बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। प्राइस बढ़ी तो खर्चा कम हो गया, प्राइस कम हुई और खर्चा बढ़ गया। ऐसा कब होगा? प्राइस और खर्चे के बीच में उल्टा रिलेशन चल रहा है। ऐसा तब होता है जब डिमांड आपने बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन से कम कर दिया। प्राइस बढ़ने पे आइडियली खर्चा बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपका खर्चा कम हो रहा है, मतलब आपने ज्यादा प्रोपोर्शन से अपनी डिमांड को कम कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस और टोटल खर्चे के बीच में उल्टा रिलेशन तब होगा जब डिमांड होगी इलास्टिक। डिमांड में ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? प्राइस 5 रुपए से 6 रुपए हो गई, इसकी वजह से टोटल खर्चा 200 रुपए से 220 रुपए हो गया। तो बताओ किस तरह की इलास्टिसिटी। ऑप्शन देके रखे हैं, ईपी इज ग्रेटर देन 1, ईपी इज लेस देन 1, ईपी इज इक्वल टू 1 एंड नन ऑफ द अबव। तो प्राइस बढ़ी, खर्चा बढ़ गया, पॉजिटिव रिलेशन है, तो ईपी विल बी लेस देन 1। इन इलास्टिक डिमांड होगी। सेकेंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं। दिस इज द वे दे आस्क यू क्वेश्चंस। ओके, फोर्थ, ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। अच्छा, एक और बात, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन है ना, परसेंटेज या पॉइंट मेथड से भी पूछा जा सकता है। और अगर परसेंटेज या पॉइंट मेथड का क्वेश्चन होगा ना, तो बेटा ये डिग्री नहीं देंगे वो लोग तुमको। वो लोग डायरेक्ट आंसर देंगे, 2.5, 3, 1.5, 0.8, जो भी है। ओके, अगर एग्जैक्ट आंसर निकल के आ रहा है तो इट्स वेरी क्लियर कि टोटल एक्सपेंडिचर से सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम्हें परसेंटेज मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शंस देख के तुमको लगता है कि डायरेक्टली डिग्री देके रखी है, तो डिग्री दी हुई है यानी कि कौन सा मेथड है? इट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर क्वेश्चन तुम्हें क्लियर ना करे, तो बेटा ऑप्शंस देख के यू कैन जज कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। फाइनली लास्ट मेथड फॉर प्राइस इलास्टिसिटी इज ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला हो गया है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। बहुत ही आसान है, इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ईपी इनफाइनाइट होता है, बॉटम मोस्ट पे 0 होता है। मिड पॉइंट पे बेटा, मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बार आ गया है। पॉइंट आर बाय 6 अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बताओ उस पॉइंट आर पे इलास्टिसिटी कितनी होगी? द करेक्ट आंसर टू इट विल बी इक्वल्स टू 1। तो बेटा जिस सीक्वेंस में बड़े से लेके छोटे तक तुम्हारी डिग्री जा रही है, ऐसे ही वो ग्राफ पे पांचों डिग्रीज लिखाएंगी। टॉप पे इनफाइनाइट, फिर ग्रेटर देन 1, फिर 1, फिर लेस देन 1, और फिर 0। ठीक है, एज यू मूव डाउन ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी फॉल्स। बेटा कोई तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जाम। इसमें एक और क्वेश्चन जो आता है वो ये था, मैंने तुम्हें बताया था, पॉइंट इलास्टिसिटी हो ना, ज्योमेट्रिक मेथड जनरली मेजर्स चेंजेस ओनली अप टू 1%। अगर तुम्हें ध्यान आ रहा है, वो कार वाला एग्जाम्पल जो मॉड्यूल में है कि एक कार डीलर ने अपने कार की प्राइस 100 रुपए से बढ़ा दी। बेटा ये पॉइंट इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। अगर मैं गिरी से गिरी हालत में भी कार की वर्थ मानूं तो 1 लाख रुपए होगी, और उसमें वो 100 रुपए का चेंज कर रहा है, तो कितना परसेंट चेंज आया? केवल 0.1% का। ठीक है, एंड कार डीलर जब 100 रुपए से अपने कार की प्राइस बढ़ा रहा है, तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी। अगर बुक की प्राइस डबल हो रही है, कार की प्राइस, कार पर 50% ऑफ दे रहे हैं, तो ये सब में चेंजेस बड़े हैं। 50% है, डबल होना मतलब 100% चेंज है। ये क्वेश्चन तुम्हें मॉड्यूल में मिल जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इसका सही आंसर था 100 रुपए से कार की प्राइस बढ़ना इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है तुम्हारे मॉड्यूल में भी और एग्जाम में भी आया हुआ है। सबसे पहले ये बात समझ लो कि कोई भी चीज की डिमांड तुम इलास्टिक कब कहोगे? जब तुम उसकी डिमांड जल्दी चेंज कर पा रहे हो। लेकिन अगर डिमांड जल्दी चेंज नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज गोइंग टू बी इन इलास्टिक। राइट, सबसे पहले पे आते हैं, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, अगर सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं इजिली, तो तुम अपनी डिमांड जल्दी से शिफ्ट कर लोगे, एंड दैट इज वाई डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। लेकिन किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड हो जाती है इन इलास्टिक। उसकी डिमांड इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अब बात समझने की ये है, कोई कमोडिटी ऐसी है जिसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, उसके सब्स्टिट्यूट नहीं है,
तो अगर तुमसे पूछा जाए पेट्रोल का डिमांड कैसा होता है, तो इट विल बी इनइलास्टिक, यू हैव नॉट गॉट इट सब्स्टिट्यूट्स। लेकिन तुमसे पूछा जाए अगर जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं है उसके अलग अलग ब्रांड्स हैं, एचपी के पेट्रोल की डिमांड कैसी होगी, तो बेटा द डिमांड विल बी इलास्टिक, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रांड उनने जोड़ दिया ना उसके साथ। तो अब उस पेट्रोल की डिमांड तो इलास्टिक होगी, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। अगर एचपी का महंगा हो गया तो हम दूसरे के पेट्रोल को यूज कर लेंगे, राइट। एंड दैट इज वाई अगर जो चीज के सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन उसके ब्रांड्स है, तो ब्रांड्स के बीच में इलास्टिक डिमांड होती है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ कमोडिटी। किस तरह की कमोडिटी में डील कर रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। सबसे पहला है नेसेसिटी। अगर नेसेसिटी गुड्स की बात करें तो हम अपनी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए नेसेसिटी का डिमांड कैसा होता है, इनइलास्टिक। लेकिन अगर लग्जरी की बात करें तो लग्जरी गुड्स का डिमांड हम चेंज कर सकते हैं, और इसलिए लग्जरी गुड्स का डिमांड इलास्टिक होगा। ठीक है। नेसेसिटी गुड्स के केस में प्राइस कितनी ही चेंज हो जाए, हम अपनी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन लग्जरी के केस में तुमने अगर ऑब्जर्व किया है कि प्राइस जैसे ही कम होगी, लोग अपनी डिमांड तुरंत बढ़ा देते हैं, और प्राइस जैसे ही बढ़ जाती है लग्जरी गुड्स की, लोग अपनी डिमांड तुरंत ही कम कर देते हैं। इसमें ज्यादा इलास्टिक मूवमेंट देखा जाता है, इसमें लग्जरी का डिमांड होता है इलास्टिक। तीसरा है टाइम पीरियड। कोई काम करने के लिए ज्यादा टाइम अवेलेबल ही नहीं है, तुम बुखार में पड़े हुए हो, 104 डिग्री बुखार है, दवाइयों के रेट बढ़ गए हैं, तो भी क्या खरीदनी पड़ेंगी? यस, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन है। कोविड में जो भी लोग एडमिट हुए थे इन हॉस्पिटल्स, राइट, कितना ही रेट बढ़ गए हो दवाइयों के, इंजेक्शंस के, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने लगवाए हैं, क्योंकि टाइम पीरियड बड़ा छोटा अवेलेबल था। तो डिमांड आपकी हो जाती है इनइलास्टिक। लेकिन वहीं आपके पास लंबा टाइम है कोई काम करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड हो जाती है इलास्टिक। फोर्थ फैक्टर यार, टाइट डिमांड। कोई दो चीजों की डिमांड लिंक्ड है, ओके। अगर व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं तो मार्कर खरीदना ही पड़ेगा, अब भले ही मार्कर कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, क्योंकि इट इज अ टाइट डिमांड, तो तुमको मार्कर खरीदना ही होगा। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में दो चीजों की डिमांड जुड़ी हुई है, तो इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन दो चीजों की डिमांड एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में यू विल बी हैविंग इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज पोर्शन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट। यार तुम्हारी इनकम का अगर छोटा सा हिस्सा है, 50,000 रुपए महीना कमाते हो, तो उसके अगेंस्ट 2 रुपए की, 10 रुपए की मैचेस लेके आते हो, 10 रुपए के रेट बढ़ा के 15 रुपए कर दिया, बेटा तुमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ योर इनकम। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इफ इट्स अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ योर इनकम, जनरली द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। लेकिन हाँ, तुम कोई एसी खरीदने वाले थे जो तुमने 30,000 में देखा था, अचानक उसके रेट बढ़ के हो गए हैं 40,000, अब बेटा इट्स अ बिग प्रपोर्शन ऑफ योर इनकम, और अगर वो तुम्हारी इनकम का बड़ा हिस्सा है तो तुम अपनी डिमांड तुरंत कम करोगे या पोस्टपोन कर दोगे। तो डिमांड इन दैट केस विल बी इलास्टिक। फिर नेक्स्ट है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। ये बड़ा आसान है यार, जो भी लोग हैबिचुअल होते हैं अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स के, उनका डिमांड इनइलास्टिक होता है, कितना ही प्राइस चेंज हो जाए। लेकिन जो लोग को हैबिट नहीं होती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी प्राइस चेंज हो जाती है, तो उनकी डिमांड भी जल्दी चेंज हो जाती है। डिमांड होती है इलास्टिक। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है, उसमें कार के अगेंस्ट पेट्रोल इज अ माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और अगर माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो बेटा डिमांड इनइलास्टिक होगी। ठीक है। पेट्रोल अब महंगा हो भी जाए लेकिन तुम्हारे पास पेट्रोल कार है, तो तुम्हें पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, राइट। नाउ प्राइस रेंज। अगर कोई गुड हाई प्राइस्ड है या फिर लो प्राइस्ड, दोनों ही सिचुएशन में इनइलास्टिक डिमांड होगी। लेकिन अगर वो मीडियम प्राइस है तो डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था यार, यहाँ पे हाई प्राइस्ड गुड का मतलब वो कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स है जो स्टेटस सिंबल का काम करते हैं, जो तुमने देखा था आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, जो आपको बाकी सोसाइटी से अलग बताते हैं। बेटा अगर इतने हाई प्राइस गुड की प्राइस चेंज भी हो जाए, जिनको रिच क्लास ही कंज्यूम कर रहा है, तो उनकी डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट लो प्राइस गुड जो है वो, अ, जैसे अभी अपन ने मैचेस का एग्जांपल लिया, अगर कोई बहुत ही सस्ता गुड है उसकी प्राइस भी चेंज हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। लेकिन बेटा अगर मीडियम प्राइस गुड है, जैसे एसी, एसी बेटा ऑल्दो इज अ लग्जरी गुड,
लेकिन इट्स अ मीडियम प्राइस गुड। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ओके, इट्स अ मीडियम प्राइस गुड। तो अल्टीमेटली एसी का डिमांड इज इलास्टिक, फाइन, क्योंकि ये सारे गुड्स के कंज्यूमर स्पेशली मिडिल क्लास बजट्स बनाता है और इनका प्राइस एकदम चेंज होता है, तो इनके लिए डिमांड भी चेंज हो जाती है। ओके, लास्ट इज डिफरेंट यूजेस। अगर कोई कमोडिटी है जैसे मिल्क जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी डिमांड जल्दी चेंज होगी। ठीक है, डिमांड इज इलास्टिक। लेकिन इसके मल्टीपल यूजेस नहीं है। अगर मल्टीपल यूजेस नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, डिमांड पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ओके, दीज वर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी मतलब percentage change in quantity demanded upon percentage change in income of consumer. Income elasticity मतलब degree of responsiveness of quantity demanded of a good to change when the changes in the income as the income of consumer changes. मतलब कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में किसी भी कंज्यूमर की विद द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब अगेन दिस इज द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ध्यान ये रखना है बेटा, यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं होगा, क्योंकि इनकम और डिमांड के साथ उल्टा रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी सॉरी उल्टा रिलेशन नहीं, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ती जाएगी। सिंबॉलिकली इसे लिखते हैं एज चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई। वाई इज द सिंबल फॉर इनकम। चेंज इन वाई मतलब न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। चेंज इन क्यू मतलब न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड इनटू वाई। वाई मतलब ओरिजिनल इनकम और क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, नाउ दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। 5 डिग्री है, वो ही डिग्रीज जो तुमने प्राइस इलास्टिसिटी में देखी थी, सिमिलर डिग्रीज है। पहली डिग्री इफ यू कैन सी, ये है, अपन रिवर्स स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पर इफ यू कैन सी इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ये वाली पहली डिग्री है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब इनकम वाई एक्सिस पे क्या लिया जाएगा, इनकम। इनकम कितनी ही चेंज हो जाए, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक वाली डिग्री है। ईपी ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ईपी वुड बी 0 एंड ग्राफ जो बन रहा है वो बन रहा है वर्टिकल। दूसरी डिग्री है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब इफ यू कैन कनेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, 10% से तुम्हारी इनकम बढ़ गई, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड 20% से बढ़ चुकी है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और ऐसी सिचुएशन में जो डिमांड कर्व यहाँ बन रहा है उसे कहा जाता है फ्लैटर। दिस डिमांड कर्व इज फ्लैटर। ओके, और सिंबॉलिकली इसे लिखा जाता है एज ईपी सॉरी EI ग्रेटर देन 1। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, ये है ईपी लेस देन 1। ईपी लेस देन 1 मतलब कौन सी डिग्री है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड मतलब परसेंटेज चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर इनकम 50% से बढ़ी लेकिन तुम्हारी डिमांड केवल 20% से ही बढ़ी है, तो फिर तुम्हारी डिमांड इन इलास्टिक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया तुम्हारी डिमांड में। और ऐसी डिग्री का सिंबल होता है ईपी लेस देन 1। और ये जो ग्राफ बना है उसे कहा जाता है स्टीपर, थोड़ा खड़ा। यू कैन सी इनकम में बड़ा चेंज है और क्वांटिटी में कम चेंज है। यहाँ पे इनकम में छोटा सा चेंज है और डिमांड में बड़ा चेंज है। चौथी डिग्री पे आ जाते हैं, ये वाला जो ग्राफ यू कैन सी, जितना इनकम बढ़ी है, अगर 10% से इनकम बढ़ी है और 10% से डिमांड बढ़ रही है, तो ये वाली डिग्री कहलाएगी यूनिटरी इलास्टिक।
यूनिटरी इलास्टिक मतलब ई आई, बेटा यहाँ पे भी ई आई है, ई आई का वैल्यू इज इक्वल टू 1। ई आई का वैल्यू 1 है मतलब डिमांड और इनकम में बराबर का चेंज आ रहा है, राइट। और ये जो ग्राफ बना है इसका शेप कहलाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। व्हाट इज दिस? इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, कमिंग ऑन टू लास्ट वन। इसमें एक अलग डिग्री है बेटा, इसमें परफेक्टली इलास्टिक जैसी डिग्री नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। एक पर्टिकुलर इनकम पे कितना भी डिमांड हो सकता है, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसमें पांचवी और आखिरी जो डिग्री है वो है नेगेटिव इलास्टिसिटी। नेगेटिव इलास्टिसिटी मतलब ई आई की वैल्यू जो है, ई आई की वैल्यू 0 से भी कम है। उल्टा रिलेशन है, अगर इनकम कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, ऐसी सिचुएशन कहलाएगी रिलेटिवली सॉरी नेगेटिव इलास्टिसिटी। अब ऐसा कौन से गुड्स के केस में होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया एग्जाम में, नेगेटिव इलास्टिसिटी कौन से गुड्स के केस में होगा? बेटा इसमें ग्राफ है ना अपना, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है और ये इंफीरियर गुड्स के केस में अप्लाई होगा। उसी में देखा है ना हमने, इनकम जब भी बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्स। और अगर लग्जरी गुड्स की बात करें तो लग्जरी गुड्स पे ये वाली डिग्री अप्लाई होगी, रिलेटिवली इलास्टिक। दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स। ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया है। और नेसेसिटीज में कौन सी डिग्री लगेगी? नेसेसिटीज के केस में रिलेटिवली इन इलास्टिक लगती है। पूछा जाए नेसेसिटीज के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी, तो इट विल बी लेस देन 1, राइट। अब बेटा ये तीन स्टेटमेंट्स तुमको मैंने नोट्स में भी देके रखे हैं। अगर इनकम बढ़ती है लेकिन प्रपोर्शन ऑफ इनकम, बेटा परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी रिमेन्स द सेम। इनकम 100 से 200 हो गई लेकिन पहले भी 10% 100 का लगा रहे थे, अब 10% 200 का लगा रहे हो, प्रपोर्शन ऑफ इनकम रिमेन्स द सेम दैट यू स्पेंड ऑन द कमोडिटी। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में ई आई का वैल्यू, इनकम इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। इस पे बेस्ड तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। अ कंज्यूमर कंटिन्यूज टू स्पेंड 15% ऑफ हिज इनकम ऑन अ कमोडिटी। बताओ इनकम इलास्टिसिटी कितनी होगी? आंसर वुड बी, इनकम इलास्टिसिटी वुड बी इक्वल टू 1, राइट। बेटा वो लोग क्लियर कर रहे हैं, कंटिन्यूज टू स्पेंड मतलब प्रपोर्शन ऑफ इनकम वो जो खर्च कर रहा है हमने कमोडिटी, वो पहले भी 15% था और अभी भी 15% है। अगर प्रपोर्शन चेंज नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में इनकम इलास्टिसिटी 1 के बराबर आएगी। If the proportion of income spent on the commodity increases with the increase in income, तो फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द गुड विल बी ग्रेटर देन 1। अगर इनकम इलास्टिसिटी बढ़ते जा रही है, सॉरी प्रपोर्शन ऑफ इनकम बढ़ते जा रहा है, पहले 10% खर्चा कर रहे थे किसी कमोडिटी पे, अब तुम्हारी इनकम जैसे ही बढ़ी तुमने परसेंटेज भी बढ़ा दिया, 10 से 20% कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड में ज्यादा बड़ा चेंज आया एंड दैट इज व्हाई इट विल बी, ई आई विल बी ग्रेटर देन 1। और अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी डिक्रीजेस with the increase in income, तो फिर इनकम इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन 1। ओके, तीसरी तरह की डिग्री पे आ जाते हैं, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का सिंबल है EC। बेटा ये रिलेटेड गुड्स की इलास्टिसिटी होती है। तो क्रॉस डिमांड refers to quantities of a commodity or service which will be purchased with reference to changes in price, not of that particular commodity but of other interrelated commodities। मतलब जो हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े थे ना, अगर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज आता है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे गुड की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, जब हम ये देखते हैं कितना असर पड़ेगा, तो वो कहलाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। EC है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, ये हमारा ओरिजिनल गुड है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, ये रिलेटेड गुड है। वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है। इसी को दूसरी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन क्यू ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ वाई अपॉन क्यू ऑफ एक्स। अच्छा ये जो मेथड है ना, ये परसेंटेज मेथड है। अगर इसी का आर्क मेथड का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे हो जाएगा? EC is equal to change in Q of x upon change in P of y into P1 plus P2 of y upon Q1 plus Q2 of x, right?
और इनकम इलास्टिसिटी में भी सेम अप्लाई होगा। अगर इनकम इलास्टिसिटी का मुझे आर्क मेथड का फॉर्मूला बनाना है, तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई इंटू y1 प्लस y2 अपॉन q1 प्लस q2, बस सिंपल एडिशन हो जाता है आर्क इलास्टिसिटी में, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू डिग्रीज, इसकी 4 ही डिग्रीज है। डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी में सबसे पहला आ जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो गुड्स जो एक दूसरे के बदले में यूज किए जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ बाय कमोडिटी, जैसे अपन ले लेते हैं टी की प्राइस और कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अगर चाय की कीमतें बढ़ जाती है, कैन सी इट इन द ग्राफ, तो ऐसी सिचुएशन में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, डिमांड फॉर कॉफी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग टी की जगह कॉफी पीने लग जाएंगे। तो ये जो तुम्हारा डिमांड कर्व बनेगा, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड बनेगा। तो सब्स्टिट्यूट के केस में अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें, तो सब्स्टिट्यूट्स की क्रॉस इलास्टिसिटी होती है पॉजिटिव। बेटा मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था जिसमें इन लोगों ने बोला था टेनिस शूज और ब्लू जीन्स के बीच की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी। अगर प्राइस बढ़ती है टेनिस शूज की, तो ब्लू जीन्स का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। बेटा अब यूं तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ब्लू जीन्स एंड टेनिस शूज आर नॉट सब्स्टिट्यूट, बट योर इंस्टीट्यूट इज जस्ट सीइंग द रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ती है कोई वाई गुड की, उसकी वजह से एक्स गुड का डिमांड बढ़ रहा है, रिलेशन पॉजिटिव है ना, तो गुड्स का नेचर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट्स हो गया। अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मतलब साथ में यूज किए जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने ले लिया ब्रेड, ब्रेड की प्राइस अगर बड़ी है, तो बटर की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए तुम्हारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इलास्टिसिटी कैसी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इलास्टिसिटी होती है नेगेटिव, ठीक है। तीसरी डिग्री क्रॉस इलास्टिसिटी की अगर बात करें अपन, तो वो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में इनफाइनाइट होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस चेंज ना भी हो कोई दूसरे गुड की, उसके बावजूद तुम्हारी डिमांड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो दोज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, डिट्टो सेम, राइट। और कोई दो गुड्स एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं रख रहे हैं, मैं तुमको बोलूं कि यार मोबाइल की प्राइस बढ़ रही है, बताओ फर्नीचर की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दोज टू गुड्स। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी होती है जीरो। ये 4 डिग्रीज हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की। ओके, कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। मेक इट वेरी क्लियर, चारों तरह की इलास्टिसिटी पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, रिसेंट में भी जो भी पेपर्स आ रहे हैं उसमें इलास्टिसिटी पे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, राइट। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नाम से क्लियर हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। तुम एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, जिसके हिसाब से तुम्हारा डिमांड कितना चेंज हो रहा है। जब ये देखा जाएगा तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। याद ये रखना है कि जनरली एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होगा उतना ज्यादा डिमांड बढ़ती जाती है। जनरली इट इज पॉजिटिव, इट इज नॉट नेगेटिव। ओके, फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, या फिर चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन ए इंटू ए अपॉन क्यू। इसी का आर्क आर्क मेथड का फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला तो परसेंटेज का है, ई ए इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन ए इंटू A1 प्लस A2, दोनों खर्चे जो एडवर्टाइजमेंट के तुम्हें क्वेश्चन में दिए जाएंगे, अपॉन Q1 प्लस Q2, दैट विल बी द फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला यार चारों तरह की इलास्टिसिटी में। फाइनली इसमें भी वो 4 डिग्रीज हैं जो तुम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। सबसे पहले परफेक्टली इन इलास्टिक, कितना ही खर्चा बढ़ा दिया तुमने एडवर्टाइजमेंट पे, उसके बावजूद भी डिमांड चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ई ए इज इक्वल टू 0। Okay. Then unitary elastic EA is equal to 1. Percentage change in quantity demanded is same as percentage change in expenditure on advertising. अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा 10% से बढ़ाया है, इसकी वजह से डिमांड भी 10% से बढ़ गई है, तो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट वन इज हाईली इलास्टिक डिमांड, ई ए इज ग्रेटर देन 1, मतलब डिमांड इज इलास्टिक, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर।
राइट? अगर 10% से खर्चा बढ़ाया एडवर्टाइजमेंट पे, इसकी वजह से 20% से डिमांड बढ़ गई, तो दैट इज इलास्टिक डिमांड। और हाईली इनइलास्टिक डिमांड क्या होगी? EA इज लेस देन 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तुमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा तो 20% से बढ़ाया था, लेकिन तुम्हारी डिमांड केवल 5% से ही बढ़ी, तो ऐसी सिचुएशन में इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट लेक्चर।